इस सत्र के चौथे लेक्चर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम पहला पाठ पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण। तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान, जी के मान में होने वाला परिवर्तन, द्रव्यमान और भार। आज हम पढ़ेंगे बच्चों मुक्त पतन, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, मुक्ति वेग या पलायन वेग। तो बच्चों पहला टॉपिक है अपना मुक्त पतन। बच्चों, अगर मैंने अपने हाथ में ये वस्तु पकड़ी हुई है, वस्तु के लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं पिंड। मैंने एक पिंड पकड़ा हुआ है, इस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं? पहला, मेरे हाथ द्वारा लगने वाला स्नायु बल। दूसरा, पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो कि नीचे की दिशा में लगता है। दोनों बलों में संतुलन होने के कारण पिंड उसी स्थान पे स्थिर रहता है। परंतु अगर मैंने अपने हाथ द्वारा लगने वाला बल समाप्त कर दिया तो क्या होगा? पिंड नीचे गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में बच्चों, जब पिंड केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण नीचे गिरता है तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं मुक्त पतन। क्या कहते हैं बच्चों? मुक्त पतन। मुक्त पतन होते समय पिंड का प्रारंभिक वेग 0 होता है। वस्तु इस समय गति कर रही है? नहीं। तो इस समय इसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0। ऐसी स्थिति में पिंड के वेग और समय को हम न्यूटन के गति संबंधी समीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और न्यूटन के गति संबंधी समीकरण आपने पढ़े हैं। इस समय u बराबर क्या होगा? 0। और त्वरण a की जगह पे क्या हो जाएगा? g, क्योंकि गुरुत्वीय जनित त्वरण कार्य कर रहा है। तो बच्चों पहला समीकरण होगा अपने पास v बराबर gt। दूसरा समीकरण होगा s बराबर 1/2 GT²। तीसरा समीकरण होगा बच्चों v² बराबर 2GS। ये 3 समीकरण प्राप्त होती हैं। इनमें g जो है गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय त्वरण का मान, अगर पिंड ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो g का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि पिंड को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो उसका वेग ऊपर की दिशा में होगा, परंतु उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण नीचे की दिशा में होगा, यानी दिशा विपरीत होगी। तो ऐसी स्थिति में g का मान क्या होगा? ऋणात्मक। पर अगर पिंड नीचे की तरफ गति कर रहा है तो पिंड का वेग भी नीचे है और गुरुत्व त्वरण भी नीचे की दिशा में कार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में g का मान क्या होगा? धनात्मक। ये बच्चों हमें सवाल करने के समय काम में आते हैं। g जो है गुरुत्व जनित त्वरण है। त्वरण की जो इकाई होती है सेम वही इकाई इसकी भी इकाई होगी। तो g की इकाई ऐसा एक प्रणाली में क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों मुक्त पतन मैंने क्या बताया? अगर कोई पिंड केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गतिमान होता है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? मुक्त पतन। तो चंद्रमा और अन्य कृत्रिम उपग्रह भी केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण ही गतिशील होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वे भी क्या कर रहे हैं? मुक्त पतन। तो चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह भी मुक्त पतन के उदाहरण हैं। अगला टॉपिक है बच्चों अपना गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है
स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा यानी पिंड की विशिष्ट स्थिति या स्थान के कारण उस पिंड में समाविष्ट ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करती है और पृथ्वी से h ऊंचाई यानी बहुत अधिक ऊंचाई न, पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का मान होता है mgh। अगर कोई पिंड पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर है तो वहाँ पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस G m बटे r प्लस h। यहाँ पे बच्चों m जो है कैपिटल M ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और स्मॉल m उस पिंड का द्रव्यमान, r कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या और h उस पिंड की पृथ्वी से ऊंचाई। तो बच्चों ये सूत्र आपको याद करना है। बच्चों अगला टॉपिक है अपना मुक्ति वेग। मुक्ति वेग यानी मेरे हाथ में पिंड है, इसे अगर मैं बल लगा करके ऊपर फेंकूं तो क्या होगा? ऊपर जाएगा। अगर मैं और अधिक बल लगाऊं तो और अधिक ऊंचाई पर जाएगा। और अधिक बल लगाऊं और अधिक ऊंचाई पे जाएगा। इस समय मैं जो इस पे बल लगा के इसे गति कर रही हूँ, इस समय उसका प्रारंभिक वेग बल लगाने के कारण हो रहा है। अगर इसके प्रारंभिक वेग को बढ़ाते जाए तो पिंड अधिक से अधिक ऊंचाई पर जाएगा। एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि इसका प्रारंभिक वेग का मान इतना अधिक बढ़ा दें कि वो पिंड लौट करके पृथ्वी पर ही ना गिरे। क्या ऐसा संभव है? हाँ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक पिंड पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, ये आपको मालूम है। और गुरुत्वाकर्षण बल ऊंचाई के अनुसार घटता जाता है। तो पिंड जितना अधिक ऊंचाई पे जाएगा उस पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कम होता जाता है। इस पिंड के प्रारंभिक वेग को इतना अधिक बढ़ा दें कि पिंड उस गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से मुक्त हो जाए, और जब वो मुक्त हो जाएगा तो वापस पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। पिंड के प्रारंभिक वेग को बढ़ाते जाने पर जब पिंड का वेग इतना अधिक हो जाए कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से मुक्त हो जाए तो उस प्रारंभिक वेग के मान को हम कहते हैं मुक्ति वेग या फिर कहते हैं पलायन वेग। पर मुक्ति वेग को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? v के द्वारा ही करेंगे। यहाँ पे ESC स्मॉल लेटर में लिख देंगे, ESC यानी मुक्ति वेग। अब बच्चों अगर कोई m द्रव्यमान वाला पिंड है तो उसकी हम पृथ्वी के पृष्ठभाग और पृथ्वी से अनंत दूरी पर उसकी ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, यानी उसकी तुलना करेंगे। तो अगर पिंड पृथ्वी से अनंत दूरी पर जाता है तो वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। और अनंत दूरी के लिए हम एक संकेत लिखते हैं बच्चों, ये इस तरह का संकेत होता है, ये अनंत के लिए होता है। किसके लिए होता है? अनंत के लिए। अब बच्चों m द्रव्यमान वाले पिंड की ऊर्जा हम देख रहे हैं पृथ्वी के पृष्ठभाग पर और अनंत दूरी पर। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv² और अनंत दूरी पर गतिज ऊर्जा 0 होती है। स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थितिज ऊर्जा होती है ऋण G m/r और अनंत दूरी पर स्थितिज ऊर्जा -G m
और यहाँ पे क्या है, अनंत दूरी। अनंत दूरी के लिए हम ये इस चिन्ह को काम में लेते हैं, इसका मान 0 होता है। किसी भी संख्या में अनंत से भाग देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। अब बच्चों, कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी है, m/2 mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी है, -gmm/r। कोष्ठक खोलते हैं, माइनस प्लस माइनस gmm/r। और यहाँ पे बच्चों दोनों ऊर्जा कितनी है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। 0 प्लस 0 बराबर 0। पृथ्वी के पृष्ठभाग पे कुल ऊर्जा कितनी होती है, ये, और पृथ्वी से अनंत दूरी पर कुल ऊर्जा कितनी होती है, 0। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा मुक्त पतन, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और मुक्ति वेग या पलायन वेग। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।